I'm really thankful to Dr. Sandeep and Dr. Ranjan to give us such a nice platform जहाँ पे हम अपनी हीलिंग की और भी बातें कर सकते हैं. As doctors हम लोग क्योर के बारे में बात करते हैं, बट हीलिंग चाहे क्योर संभव हो चाहे ना हो, हीलिंग हम किसी भी मोड पर दे सकते हैं. तो आप लोगों का धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के लिए. तो मैं अक्सर कहती हूँ कि एक आदमी को कामयाब होने के लिए, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. बट अगर किसी औरत को कामयाब होना है या उसको आगे बढ़ना है, तो उसको बहुत सारे अच्छे आदमियों का सहारा चाहिए होता है जो उसको एनकरेज करें, इंस्पायर करें. तो आई एम रियली रियली थैंकफुल डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन एंड माय डियर फ्रेंड डॉक्टर विजय, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कहा कि तुम इसको कर सकती हो, और मुझे इनकरेज किया कि आज के दिन मैं आपके सामने ये स्टोरी लेकर आ सकूं. तो हमारी कहानी सबकी, डॉक्टर्स की, कुछ ऐसी है. सफरिंग इंसान को अवेकनिंग के द्वार पर लाके खड़ा कर देता है. हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, किसी गुरु को फॉलो करते हैं, हम एनलाइटन होने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं. बट हमारी सफरिंग्स हमारे बिगेस्ट टीचर्स होते हैं. जैसे कि अभी डॉक्टर संदीप ने कहा, लाइफ में अगर चैलेंजेस ना हो, ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो, तो हम वो चीजें अचीव कर ही नहीं सकते, वो लेवल ऑफ ग्रोथ हमें मिल ही नहीं सकता जो हम यहाँ पे एक्सपैंड होने के लिए आए हैं. तो हमारी सफरिंग्स हमें बहुत चीजें सिखाती हैं. अब बीइंग अ डॉक्टर, हमारी सफरिंग दो लेवल्स पे होती हैं. हम पर्सनल सफरिंग के साथ साथ कलेक्टिव ह्यूमन सफरिंग को भी देख पाते हैं और समझ पाते हैं. हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो मन से, शरीर से बीमार होते हैं, और मौत का भय जो सबसे बड़ा भय है दुनिया में, और जब वो मौत का भय उनके सामने होता है तो सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत तब होती है, क्योंकि सफरिंग मैक्सिमम उस समय होती है. तो इससे पहले कि हीलर किसी और को हील करना शुरू करे, बहुत जरूरी होता है कि हीलर खुद को हील करना शुरू करे. तो आज की हमारी स्टोरी है द हीलर विद इन. तो आज हम बात करेंगे वो हीलर जो हमारे अंदर हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है. वो हमें किस तरह हील करता है, किस तरह से हमें गाइड करता है, और इसकी जो पूरी स्टोरी है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इमेजिनेशन से और अपने पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगी. मैं आशा करती हूँ कि इट रेजोनेट्स विद यू, आप लोग इसमें अपने आप को देख पाएं और अंडरस्टैंड कर पाएं, और हम सारे एक दूसरे को हील करने में सक्षम हों. So the title of my story is The Healer Within. Dr. Sandeep, I hope the screen is visible and clear. Yeah, it's My yes, audio is fine. Yeah, Everything is great. Okay, great. So I will move with the story. तो जैसे एक पिक्चर का टाइटल होता है ना, दाग, द फायर, उसी तरह मैंने सोचा मैं भी कुछ अपना ऐसा मजेदार सा टाइटल रखूं. सो द टाइटल इज द हीलर विद इन, द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ मॉडर्न मिस्टिक. तो मॉडर्न तो हम लोग हैं ही, और मिस्टिक क्यों है, ये बात आपको स्टोरी के एंड तक आते आते समझ आ जाएगी. तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ 1975 से. आई एम 45 years old today and I was born in Baghdad in Iraq. तो मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं 75 में मेरा बर्थ हुआ. 79 के अराउंड ईरान इराक वॉर स्टार्ट हो गई, तो मेरे फादर को वापस इंडिया मूव करना पड़ा. तो आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही वाज अगेन ट्रांसफर्ड, और मेरी स्कूलिंग जो है वो लुधियाना पंजाब से हुई. तो आई वाज इन ए क्रिश्चियन स्कूल, बॉर्न टू हिंदू पेरेंट्स. तो 6 साल की उम्र तक आते आते आई वाज एक्सपोज टू 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड: इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. तो क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों को एक्सपोज ऑलरेडी हो चुकी थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसने मेरी ग्रोथ में हेल्प की, और मेरा जो सभी फेथ्स की तरफ एक कॉमन भाव था, दैट वाज डेवलप्ड इन अ वेरी वेरी अर्ली एज. तो अब हम जब छोटे होते हैं, तो इस चैप्टर का नाम है द टच ऑफ डिवाइन. जब हम छोटे होते हैं तो हमारा डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है. तो मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी बहुत सारी अच्छी पोएट्री, बहुत अच्छा म्यूजिक अपनी 18 साल की उम्र से पहले पहले निर्माण कर दिया. अब अगर मुझसे कहा जाए बचपन, बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार सा बचपन था. बट मेरे बचपन की दो ऐसी चीज़ें हैं जो हाइलाइट्स हैं, जो मैं अपनी स्टोरी के अंदर आपको पॉइंट आउट भी करूंगी कि कहाँ पे ये हाइलाइट्स मेरे को आगे मेरी स्टोरी में इन्होंने किस तरह से मुझे शेप किया. बाय द एज ऑफ 6, जब मैं पहली क्लास में थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ब्लैक बोर्ड पीछे से बैठ के कुछ धुंधला दिखता है. तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग मायोपिया,
और बट मुझे लगा कि ये शायद मेरी कोई गलती है, और एक छोटे से बच्चे के मन में एक फ़ियर कि शायद मेरी कोई गलती है जिस वज़ह से मैं ठीक से नहीं देख पा रही, और मैंने अपने पेरेंट्स के सामने ये बात नहीं रखी कि मैं ठीक से नहीं देख पा रही। आई थिंक कुछ ना कुछ रिलक्टेंस उनके पार्ट में भी रही होगी, क्योंकि मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले, तो चश्मे वाली लड़कियों का इतना रिवाज नहीं होता था, और कॉन्टैक्ट लेंसेज तब तक नहीं आए थे यूज में, तो बहुत मुश्किल होता था पेरेंट्स के लिए भी चश्मे वाली लड़की और चश्मे वाली बहू को एक्सेप्ट करना। तो मे बी देयर वाज सम रिलेक्टेंस ऑन देयर पार्ट आल्सो, बट एक छोटे से बच्चे का डर कि ये शायद मेरी कोई गलती है, और इस वजह से मैं अपने आप को लगभग 12 साल के अगले जो मेरी नेक्स्ट 12 इयर्स थे, उसमें ठीक से देखने से वंचित रही। तो आई वर्चुअली लेड द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड फॉर द फर्स्ट 12 इयर्स ऑफ माय स्कूलिंग एंड माय एजुकेशन। बट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला, एक नहीं, एक्चुअली 3 एडवांटेजेस मुझे मिले। पहला तो एडवांटेज ये मिला कि क्योंकि मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी और मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, तो मैं अपना सारा टेक्स्ट एक रात पहले ही पढ़कर आती थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरा एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो गया, क्योंकि मुझे पेज के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक क्या कहाँ लिखा होता था, वो बिल्कुल ठीक अक्षर अक्ष याद रहता था। सेकेंड, इससे इम्पोर्टेंट बात ये हुई क्योंकि बाहर का संसार इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, उसमें कलर्स थोड़े धुंधले थोड़े फेडेड थे, तो मेरा जो इनर वर्ल्ड था वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो गया। और बचपन से ही मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्जन को लेके एक मतलब एक आदत सी हो गई, क्योंकि अंदर का वर्ल्ड मुझे बहुत ही खूबसूरत और मजेदार लगता था, उसमें बहुत मजेदार कैरेक्टर्स थे, फेरीज थी, बहुत सारी चीजें थी जैसे एक बच्चे के मन में होती है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो हुई, जो होता है मायोपिया में, आई हैड वेरी बिग बोल्ड एंड ब्यूटिफुल आईज। बाय द टाइम आई टर्न्ड 18 माय आईज वर माय यूएसपी, क्योंकि वो मायोपिक होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत फैली हुई आंखें हो गई। तो मैं आज के दिन में देखती हूँ, तो व्हेन आई लुक बैक दीज वो 12 इयर्स ऑफ ब्लाइंडनेस का मुझे ये गिफ्ट मिला कि आई कुड इंट्रोवर्ट। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच marked my this period was कि मेरे फादर का सडनली ट्रांसफर हो गया जब मैं 8th क्लास में पहुंची। तो रातों रात आपके जो दोस्त हैं, आपके जो आपका पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को लेके बस जाना है, नए स्कूल में डालना है, बट हमारे बाल मन पे उसकी एक बहुत बड़ी छाप रह जाती है, क्योंकि जिनके साथ मैं पढ़ी लिखी खेला कूदा, सडनली वन डे दैट यूनिवर्स वाज गॉन, एंड आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, एंड हालांकि मैंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया, पर कहीं ना कहीं मेरे मन के एक सबकॉन्शियस में इसकी एक टीस रह गई। और ये टीज आगे हमारी स्टोरी में कैसे वर्क करेगी, हम इस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद जो हमारी लाइफ की नेक्स्ट 14 इयर्स है, मैं इसको कहती हूँ द स्लीपिंग ब्यूटी। हम सारी औरतें हम इस स्लीपिंग ब्यूटी स्टेज से गुजरती हैं। वी कम टू कॉलेज, वी fall in love, get married, have children, मियाँ बीवी गृहस्थी। आई वॉज इन दैट फेज। तो ये मेरी स्लीपिंग ब्यूटी फेज थी। तो मैं आज के दिन अगर सोचूं, तो इस टाइम में आत्मा परमात्मा स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीजें उस समय मेरे को इम्पोर्टेंट लगी भी नहीं, और इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के। As a normal woman, I was into career, into having a family life, trying to balance things out, और ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था। तो मैं बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह asleep, सुप्त अवस्था में थी। But unfortunately, I was suffering in my marital life due to reasons which I cannot disclose. But it was not a very happy marriage, and I was having a very, very tough time trying to balance. I wanted to have a very loving and intimate relationship with my partner, but it was not possible. तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी और उसके हस्बैंड के साथ इंटीमेसी बहुत अच्छी हो, और ये चीज़ें नहीं थी। खैर, 2007 में मैं कहती हूँ दिस इज द ईयर ऑफ माय अवेकनिंग। अब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं अपनी सुप्त अवस्था से निकलकर बाहर आई।